हेलो। हाँ भाई क्लास, चलिए देखिए भाई, अब कोई बच्चा आवाज नहीं करेगा, बिल्कुल ध्यान सुनेंगे। आप पीछे से काजल गेट बंद कर दो। सो गाइज, ये टॉपिक आप लोगों को लास्ट क्लास करवाया गया था, मैं ये मान के चलता हूँ। सॉल्यूशंस चैप्टर हमने स्टार्ट किया, दो टॉपिक अब तक हमने करे हैं। पहला टॉपिक हमने करा था बच्चों, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। बहुत इजी टॉपिक है। पानी के अंदर किसी सॉलिड चीज को घोल रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए शुगर को घोल रहे हैं, तो उसमें मैंने आपको कांसेप्ट समझाया था डिसोल्यूशन किसे कहते हैं। सॉल्यूट का सॉल्वेंट में घुलना बोलो क्या है, डिसोल्यूशन। फिर लेकिन घुलते घुलते आपको पता है एक सर्टेन पॉइंट के बाद दोबारा वो घुलना 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 क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, आपको पता है। सॉल्यूशन से वापस से सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। दो तरह के सॉल्यूशन बनेंगे, एक अनसैचुरेटेड और एक बोलो क्या, सैचुरेटेड। अगर सॉल्यूट और घुल सकता है तो बोलो क्या, अनसैचुरेटेड। अभी सैचुरेट नहीं हुआ है और बाद में घुलना बंद हो जाए तो बोलो क्या होता है, सैचुरेटेड। टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर से बढ़ती है सॉल्युबिलिटी यहाँ पर, और प्रेशर के साथ बोलो क्या होती है, कोई असर नहीं पड़ता। ये बहुत छोटी क्लास का टॉपिक है, ये जनरली पेपर में पूछा भी नहीं जाता, बट पेपर में ये जरूर आता है, ये मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। हेनरीज लॉ। सो मैं क्या बताया था, 2 मिनट का ब्रीफ दे रहा हूँ हेनरीज लॉ पे। हेनरीज लॉ ने बताया था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड्स। गैस लिक्विड्स में जब सॉल्युबल होती है तो किन किन बातों पे वो डिपेंड करती है। सो मैंने आपको बताया था कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस उतनी ज्यादा बोलो क्या होगी, सॉल्युबल होगी। इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे गैस के पार्टिकल्स उतने ज्यादा क्लोज आएंगे, क्लोज आने पे वो किसको अप्रोच करने लगे, लिक्विड जैसे। क्योंकि आपको पता है इंटरमोलिकुलर स्पेस किसके पार्टिकल्स में होता है, लिक्विड में। तो अगर गैस लिक्विड जैसी बनने लगेगी तो इजिली घुल जाएगी, बिकॉज लिक्विड लिक्विड में इजिली मिलता है ना, मतलब इजीली घुल जाता है। तो अगर गैस को ज्यादा प्रेशर के अंदर लेके आओगे तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगा, जिससे वो लिक्विड जैसी अप्रोच करने लगेगी और लिक्विड लिक्विड में घुल जाता है आसानी से। ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि जब हम प्रेशर लगाते हैं तो गैस ज्यादा घुलने लगती है लिक्विड के अंदर। सो हायर द प्रेशर हायर विल बी द सॉल्युबिलिटी। इसके मैंने कुछ एग्जांपल भी आपको दिए थे। जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है उसमें CO2 को हाई प्रेशर पे क्यों डालते हैं, सील्ड पैक क्यों होती है बहुत ऊपर से, तो प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा बोलो क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, ये कारण है। ये भी कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाए थे साइड में। लेकिन फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि क्या सिर्फ प्रेशर डिसाइड करता है सॉल्युबिलिटी को, तो कहा गया नहीं सर, सिर्फ प्रेशर डिसाइड नहीं करता, गैस का नेचर भी डिसाइड करेगा। कि अगर मैं नाइट्रोजन पे भी 10 बार प्रेशर लगाऊं और ऑक्सीजन पे भी 10 बार प्रेशर लगाऊं, दोनों की सॉल्युबिलिटी एक जैसी नहीं होती है। जिसका केएच, एक केएच है ना वेक्टर, बोलो ये कौन सा केएच था, बोलो हेनरीज कांस्टेंट था। ये बेसिकली नेचर का वेक्टर है, मतलब गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। और एक्स का वैल्यू आया था P/KH। मैं कहता P/KH से समझने की कोशिश करो इसको। क्यों? क्योंकि P/KH बता रहा है जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा बोलो क्या मिलेगी, अमाउंट ऑफ गैस इन द लिक्विड, हायर द प्रेशर हायर द सॉल्युबिलिटी। एंड अगर केएच ज्यादा हुआ गैस का तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। लेकिन ऐसा क्यों सर? क्योंकि केएच ज्यादा होने पे सॉल्युबिलिटी कम, केएच कम होने पे सॉल्युबिलिटी ज्यादा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि केएच क्या बताता है, बोलो केएच क्या बताता है, साइड में लिखा था। केएच बेसिकली आपको बताता है कि कितना प्रेशर चाहिए किसी गैस के 1 यूनिट अमाउंट को डिसॉल्व करने के लिए। तो नाइट्रोजन का 1 यूनिट अमाउंट डिसॉल्व होगा 76 के प्रेशर से, और ऑक्सीजन का 1 यूनिट अमाउंट डिसॉल्व होगा 34 के प्रेशर से। तो जिसका जल्दी कम प्रेशर से ही डिसॉल्व हो जा रहा है, इसका मतलब गैस ज्यादा सॉल्युबल गैस है। बोला है कि नहीं? जिन गैसेस का केएच कम होता है, यानी जिनको कम प्रेशर लगता है 1 यूनिट डिसॉल्व करने के लिए, उनका सॉल्युबिलिटी बोलो क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे लो केएच वाली गैसेस का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है। इज दिस फाइन? अरे नहीं समझे मेरी बात को? बहुत सिंपल सी चीज थी बच्चों, लास्ट क्लास हमने पूरा 1 घंटा इसी के ऊपर लगाया। सो हायर द प्रेशर हायर द सॉल्युबिलिटी, बट हायर केएच मींस लो सॉल्युबिलिटी। क्योंकि हायर केएच का मतलब होता है कि वो ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं 1 यूनिट अमाउंट को डिसॉल्व करने के लिए, सॉल्युबिलिटी अपने आप कम हो जाती है। क्लियर है? सो ये मैंने बताया था। फिर मैंने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताया था, टेम्परेचर के बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, प्रेशर के बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। और फिर मैंने कुछ तुम्हें 3 एग्जांपल्स बताए थे। अगर तुम्हें क्लियर है तो ये टॉपिक भी क्लियर है, न्यूमेरिकल्स वगैरह कर रही हैं बाद में प्रैक्टिस। क्लियर है कि नहीं? सो मैं यहाँ पर इसको आगे बढ़ाता हूँ। सो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक है? तो बच्चों जो लास्ट क्लास नहीं था तो वो अब यहाँ के टॉपिक से चीजों पे ध्यान देना स्टार्ट करेगा। पिछला टॉपिक आपके काम का भी नहीं था अगर आपने अटेंड नहीं कराया था। सो गाइज, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। भाई ईयर बाय ईयर ना इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक के ऊपर, और ये है क्या माजरा में समझाने की कोशिश करता हूं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, पहले हम ढंग से इसका फॉर्मूला समझेंगे, उसके बाद हम इसको करना स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, मान लीजिए कि मेरे पास ना एक कंटेनर है, ढंग से समझना। ठीक है, एक कंटेनर है और इसमें 2 लिक्विड्स हैं बच्चों। एक है हमारे पास लिक्विड 1
ठीक, और एक है हमारे पास लिक्विड 2 जिसको मैं किसी अलग कलर से बना देता हूं, लिक्विड 2 अलग कलर लग रहा है, ठीक है। एक लिक्विड 1 है, एक लिक्विड 2 है, मतलब मैंने दो लिक्विड्स मिला रखे हैं, इसमें कुछ भी दो लिक्विड्स हो सकते हैं, किसी भी तरह के दो लिक्विड्स हो सकते हैं, दो लिक्विड्स मिलाए और ये मान के चलता हूँ कि दोनों लिक्विड्स ना वोलेटाइल नेचर के। वोलेटाइल मान लो बेसिकली कि जो जल्दी इजीली बोलो क्या हो रहे हैं, वेपराइज हो रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ फिलहाल ये चीज। या मान लो कि मैं इनको गर्म भी कर रहा हूँ तो दोनों के दोनों वेपराइज होंगे, लिक्विड 1 के पार्टिकल वेपराइज होंगे और लिक्विड 2 के पार्टिकल वेपराइज होंगे। अब ढंग से सुनते चलना। सो लिक्विड 1 के पार्टिकल जब वेपराइज हुए तो उनकी वेपर ऐसे बनी, बात को समझना बच्चों, और लिक्विड 2 के वेपराइज हुए तो लिक्विड 2 के पार्टिकल्स की वेपर्स कैसी बनी, ऐसी बनी। कलर डिफरेंशिएट हो रहा है पहले बताओ आपको, या बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं ना। तो ये लिक्विड 2 के पार्टिकल्स, ठीक है। अब मुझे एक बात आओ, अगर कंटेनर में लिक्विड 1 भी है और लिक्विड 2 भी है, ढंग से समझेंगे, शुरू के 10 मिनट हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद बस कुछ नहीं करना, न्यूमेरिकल बनाना है आज, इसके ऊपर एक ही टॉपिक हम करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के अंदर कुल मिला के 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और उसके अलावा 2 टॉपिक्स अलग से, मतलब 6 टॉपिक है और 6 ही क्लास में टॉपिक खत्म हो जाते हैं, हर क्लास का एक टॉपिक होता है, ये लगा लो बस, ठीक है, हर क्लास में एक टॉपिक, चैप्टर खत्म। सो मान के चलो टोटल जाएगा 7-8 क्लास तक जाएगा, इसके बाद नहीं जाएगा। तो मेरे पास लिक्विड 1 है, मेरे पास लिक्विड 2 है, लिक्विड 1 की वेपर बन रही है, लिक्विड 2 की वेपर बन रही है, दोनों की वेपर बन रही है। तो मुझे बताइए जो ऊपर टोटल प्रेशर लगेगा वो कितना लगेगा, जितना लिक्विड 1 के पार्टिकल ने लगाया जमा जितना लिक्विड 2 के पार्टिकल से लगाया। बिल्कुल सिंपल सी चीज इसके पीछे, है ना। तो ये तो बेसिकली 11th क्लास में थ्योरी थी डाल्टन्स की, वो तुम्हारा चैप्टर कट चुका है, लेकिन सिंपल सा हम सोच सकते हैं कि टोटल प्रेशर कितना लगेगा कंटेनर पे। अगर मैं कंटेनर पे ऊपर एक वो लगा दूं बच्चों, ध्यान देना भाई, ऊपर एक बैरोमीटर लगा दूं, मैंने ऊपर एक बैरोमीटर लगा दिया, बैरोमीटर बेसिकली प्रेशर रीडिंग के लिए लगा दिया मैंने, और वो प्रेशर रीडिंग कर रहा है। तो मुझे बताइए जो ऊपर टोटल प्रेशर लगेगा वो कितना लगेगा, वो कौन बच्चा बताएगा। कहेंगे सर प्रेशर अप्लाइड बाय द फर्स्ट लिक्विड प्लस में प्रेशर अप्लाइड बाय द सेकंड लिक्विड पार्टिकल्स। कितना प्रेशर लगाया पहले वालों ने, कितना प्रेशर लगाया दूसरे वालों ने, दोनों का सम कर देंगे P1 और बोलो इसका बोलो क्या है P2। सर इसका जो भी प्रेशर है P2, तो P1 जमा में P2 बोलो टोटल प्रेशर आ जाएगा। अब आते हैं और अगली बात पे, अब इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो ये वाली बात तो सबको समझ में आ जाएगी, जो टोटल प्रेशर लगेगा वो पहले लिक्विड और दूसरे लिक्विड के प्रेशर्स के सम के बराबर होगा। इज दिस फाइन। अब अगली चीज पे आते हैं बच्चों, पहला लिक्विड और दूसरा लिक्विड कितना प्रेशर लगाएगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा। अब आते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे, यहां ना बच्चों रॉल्स लॉ अप्लाई होता है, और ये रॉल्स लॉ क्या कहता है ध्यान से समझने की कोशिश करना। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि किसी भी लिक्विड का प्रेशर कितना लगेगा ऊपर, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है उसके मोल फ्रैक्शन पे, कि उसका मोल फ्रैक्शन कितना है इनसाइड द लिक्विड। दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान सुनिएगा। कहता है कि पहला वाला लिक्विड कितना प्रेशर लगाएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड 1 इनसाइड द सॉल्यूशन, या इनसाइड द मिक्सचर। अब ये मोल फ्रैक्शन क्या माज रहा है भाई, वो भी समझ लेते हैं एक बार। ध्यान सुनिए मैंने क्या बोला था, जैसे टॉपिक्स आएंगे मैं साथ साथ तुमको डील करने लग जाऊंगा। तो यहाँ पर समझते हैं बच्चों, मान लीजिए कि मेरे पास ये पूरा कंटेनर है, इसमें लिक्विड 1 भी है और लिक्विड 2 भी है। इधर भाई मान लेते हैं कि लिक्विड 1 के जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, वो मान लेते हैं 3 मोल है, और लिक्विड 2 के जो नंबर ऑफ मोल है कितने मान लो 7 मोल है। अभी मोल क्या होता है, जैसे 1 दर्जन मतलब 12 होता है, 1 दर्जन मतलब 12 चीजें होता है, तो 1 मोल का मतलब तुम लोगों को बचपन में सिखाया गया है, तो 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आइटम्स को बोल देते हैं। बोला है कि नहीं, हाँ बिल्कुल, आइटम मतलब कुछ भी चीज हो सकती है यहाँ पर। तो 1 मोल का मतलब इतनी संख्या होती है, और ये संख्या भी डेसिमल्स में नहीं है, पॉइंट हटाते हो 3 जीरो आती हैं, वो 3 जीरो से कटती हैं, तो 6022 और पीछे 20 जीरो है, 6022 और पीछे 20 जीरो, इतने सारे को 1 मोल बोलते हैं। तो किसी ने कहा कि इस लिक्विड कंटेनर में अगर टोटल 10 मोल पार्टिकल है, कितने मोल पार्टिकल है 10 मोल पार्टिकल, तो उसमें से 3 मोल पार्टिकल लिक्विड 1 के हैं और 7 मोल पार्टिकल लिक्विड 2 के हैं। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो लिक्विड 1 का जो फ्रैक्शन है, मोल्स का फ्रैक्शन मतलब मोल्स का हिस्सा कितना है इसका भाई, तो कहेंगे टोटल 10 में से कितना हिस्सा है 3, तो 3/10 फ्रैक्शन किसका है बोलो लिक्विड 1 का, और मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड 2 बोलो कितना है 7/10। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि 10 मोल में से 3 मोल पार्टिकल किसके हैं बोलो लिक्विड 1 के, और 10 में से 7 मोल पार्टिकल किसके हैं लिक्विड 2 के। या बोल सकता हूं फॉर इन एवरी 10 पार्टिकल्स 3 पार्टिकल लिक्विड 1 के हैं और 7 पार्टिकल लिक्विड 2 के हैं सॉल्यूशन में। तो मोल फ्रैक्शन आपको एक अंदाजा देता है कि उस मिक्सचर में किसके कितने पार्टिकल्स मौजूद है। अगर किसी का फ्रैक्शन 3/10 और दूसरे का फ्रैक्शन 7/10, इसका मतलब 10 में से 3 पार्टिकल लिक्विड 1 के हैं तो 7 पार्टिकल लिक्विड 2 के हैं। दिस इज द फ्रैक्शन। अरे नहीं आया समझ, तो हमने साथ साथ करने सारे ये चीजें जो है अपने आप समझ में आती चली जाएंगी। आप लोगों ने 10th क्लास में 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था इसका कि x1 बराबर क्या होगा n1 अपॉन में बोलो क्या n1 प्लस n2, और दूसरे वाले का फ्रैक्शन होगा दूसरे वाले के नंबर ऑफ मोल्स। इज दिस क्लियर? हमने तो कुछ ऐसे ही पढ़ा है ना।
अब मेरी पूरी बात को समझने की कोशिश करिए बच्चों, इनका क्या कहना है रॉड्स का। आप जरा मुझे एक छोटी सी बात का जवाब देंगे भाई, अगर मान लो इसके 3 मोल है और इसके 7 मोल है, अर्जित इसके 3 मोल है और इसके 7 मोल, लेट इट बी, तो आपको क्या लगता है कि किस वाले का प्रेशर ज्यादा होगा? 7 मोल वाले का। अरे यार यूं मान लो कि मैंने इस मिक्सचर में 7 लीटर तो लिया लिक्विड 2 को, 3 लीटर लिया मैंने लिक्विड 1 को, तो किसकी वेपर ज्यादा बनेंगी बोलो? लिक्विड 2 की, 7 लीटर वाले की। सिंपल सा, यही तो लगता है कि नहीं लगता? बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? सो वो कहता है कि किसी भी लिक्विड का प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। मींस P1 जो है प्रोपोर्शनली है अपने किसके बोलो? X1 के। अगर X1 ज्यादा है मतलब मोल फ्रैक्शन उसका ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन ज्यादा नहीं है तो प्रेशर भी ज्यादा नहीं होगा। क्या वो सही कह रहे हैं या नहीं? सेम बात लिक्विड 2 पे भी लागू होती कि नहीं होती? हाँ भाई, सेम बात लिक्विड 2 पे भी लागू होती कि नहीं होती कि जो P2 है उसका, P2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बोलो किसके? X2 के। बोलो है कि नहीं? जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा 2 का उतना ज्यादा बोलो क्या होगा? प्रेशर होगा 2 का। सहमत हो कि नहीं? लेकिन अब एक बहुत बड़े ट्विस्ट पे भी आने वाले बच्चों, क्या ये बात की गारंटी है कि जो 3 लीटर है और 7 लीटर है, तो 7 लीटर वाले की ही वेपर ज्यादा बनेंगी? बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है ना, 3 लीटर वाला जो है वो ज्यादा वोलेटाइल नेचर का हो और 7 वाला वोलेटाइल, क्या पता ही बिल्कुल वोलेटाइल ना हो तो 7 लीटर अंदर ही रह जाएंगे, कोई वेपराइजेशन होएगा ही नहीं, सारे पार्टिकल से बन के मिलने वाले। तो इसलिए रॉड्स ने एक और बात इंट्रोड्यूस करी। रॉड्स ने एक बात कही है कि जितना अमाउंट होगा प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक और फैक्टर पर हमारा प्रेशर डिपेंड करेगा, वो है कि भैया ये लिक्विड्स कितने वोलेटाइल है, लिक्विड्स कितने। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, ध्यान से सुनते चलना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन्होंने एक कंटेनर लिया, दूसरा कंटेनर, अरे बातें नहीं भाई, एक में इन्होंने सिर्फ बोला कि लिक्विड 1 को लिया हमने, और एक में ये लिया इन्होंने लिक्विड 1 और अकेला लिक्विड 1। पीछे भाई प्लीज, लिक्विड 1 जब अकेला होता है तो प्योर फॉर्म में कुछ वेपर्स बना रहा होता है, कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है, उस प्रेशर को नाम दिया गया P1 नॉट। इस P1 नॉट का मतलब है देयर इज अ प्रेशर अप्लाइड बाय द लिक्विड 1, और नॉट इंडिकेट करता है कोई और चीज नहीं है, नॉट मतलब ऑब्सेंस होता है। तो P1 नॉट का मतलब है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड 1 when any other thing is absent, that is it is in pure form, it is in pure form। जब लिक्विड 1 बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है, जो वो प्रेशर लगा रहा होता है उसको बोलो क्या बोलते हैं? P1 नॉट। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, जब वो किसी के साथ मिला हुआ उसमें जो प्रेशर लगा रहा है बोलो क्या है? वो P1 है। सो मैंने क्या कहा, दोबारा सुनिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये है मेरा लिक्विड 2, और लिक्विड 2 ने भी अपनी प्योर फॉर्म में, बच्चों प्लीज, लिक्विड 2 ने भी अपनी प्योर फॉर्म में कुछ प्रेशर लगाया, उसको मैंने बोलो क्या नाम दिया? P2 नॉट। P2 naught is the vapor pressure applied by the liquid 2 in its pure form. P1 naught is the vapor pressure applied by the liquid 1 in its pure form. And P1 और P2 इनके vapor pressure थे जब ये solution में, तो दोनों साथ में है बेसिकली। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, उसके बाद खत्म हो जाएगी ये चीज जो है। रॉल्स कहता है कि जिसका जितना मोल फ्रैक्शन उसका उतना ज्यादा प्रेशर मिल सकता है, प्रोपोर्शनली है बिल्कुल, हायर द मोल फ्रैक्शन हायर द प्रेशर। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? लेकिन कहते हैं एक और फैक्टर है जो इसको डिसाइड करता है, वो क्या है बोलो? P1 बराबर में, यहाँ पर बोलो क्या आएगा, ध्यान सुनेंगे, P1 बराबर में P1 नॉट X1, मतलब कि ऊपर लिक्विड 1 का कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा, ये दो बातों से डिसाइड होगा। एक बात कौन सी बोलो भाई, कि उसका फ्रैक्शन कितना ज्यादा है और वो अकेले प्योर फॉर्म में कितना प्रेशर लगा पा रहा था। ध्यान से सुनिएगा, अगर X1 भी ज्यादा है और प्योर फॉर्म का प्रेशर भी उसका बोलो क्या है? ज्यादा, मतलब ज्यादा वोलेटाइल है, उसका यहाँ पर भी प्रेशर बोलो कैसा होगा? ज्यादा होगा। लेकिन आप सोचिए ना, किसी का मान लो कि मोल फ्रैक्शन तो ज्यादा हो लेकिन ये प्रेशर ज्यादा ना हो, अकेले फॉर्म में उतना वोलेटाइल है ही नहीं, तो उसका प्रेशर ज्यादा होने वाला। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रेशर किसी भी, मतलब किसी भी लिक्विड का प्रेशर सॉल्यूशन में कितना ज्यादा होगा या वो कितना प्रेशर लगाएगा, दो बातों पर डिपेंड करेगा। एक तो कि अभी उसका फ्रैक्शन कितना है, और दूसरा वो प्योर फॉर्म में कितना प्रेशर लगा पा रहा है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो दोनों का मिला जुला इंपैक्ट डालेगा कितना P1 बनने वाला है। सेम P2 के लिए बात करेंगे, बोलो P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपने फ्रैक्शन के, अपने अमाउंट के, और दूसरी चीज बोलो क्या? P2 किसके बराबर आएगा? बोलो P2 नॉट X2। P2 जो है वो P2 नॉट पर भी डिपेंड करेगा। इसका मतलब बच्चों ऐसा भी हो सकता है, फोकस करिएगा, अब इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूं, ये 3 मोल है लिक्विड 1 और लिक्विड 2 मेरा क्या बोलो 7 मोल, भले ही मेरे 2 के फ्रैक्शन ज्यादा हैं, लेकिन अगर 2 वाला उतना वोलेटाइल नहीं हुआ तो हो सकता है उसका प्रेशर ऊपर कम हो, मतलब उसका P2 नोट अगर ज्यादा नहीं हुआ, P2 नोट ज्यादा नहीं हुआ और P1 नोट ज्यादा हुआ, भले ही इसके फ्रैक्शन भले 3 लीटर कम है, मतलब ये 3 लीटर और ये बोलो कितना है 7 लीटर, लेकिन अगर ये ज्यादा वोलेटाइल है, अगर ये ज्यादा वोलेटाइल है तो इसका P1 नोट ज्यादा होगा कि नहीं होगा, तो उसका नेट प्रेशर ज्यादा मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? अरे नहीं आया समझ में? और P2 का प्रेशर बोलो क्या मिल सकता है? कम मिल सकता है, भले ही उसके 7 लीटर हो, भले ही उसके 7 लीटर हो। क्यों? क्योंकि अगर उसका P2 नोट यानी प्योर फॉर्म में प्रेशर ज्यादा नहीं है तो अभी टोटल प्रेशर भी उसका ज्यादा नहीं होगा। हाँ, किसका फ्रैक्शन भी ज्यादा है, 7 मोल है और 7 लीटर लिया गया और वो वोलेटाइल भी ज्यादा है, तो मिलना ही है प्रेशर ज्यादा। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो मुझे एक बात समझ में आई कि अगर मैंने 2 लिक्विड्स का मिक्सचर लिया हुआ है, क्या लिया? बोलो मिक्सचर, तो टोटल प्रेशर कितना होगा दोनों लिक्विड्स का मिलाया हुआ प्रेशर,
और दोनों लिक्विड्स का प्रेशर किन किन बात पे डिपेंड करेगा, एक तो नीचे कितना फ्रैक्शन दिया उस बात पे, और दूसरी चीज किससे बोलो कि उनका प्योर फॉर्म में कितना प्रेशर है, तो यानी P1 होगा P1 नॉट x1 और P2 क्या होगा P2 नॉट x2। इज दिस फाइन? सो बोलो क्या आएगा, ये आएगा P1 नॉट x1 P2 नॉट, ये आ गया बच्चों P टोटल। फॉर्मूला तो वैसे बन चुका है, यहाँ पर फॉर्मूला तो वैसे बन चुका है, यही फॉर्मूला है, बस 2 स्टेप का फॉर्मूला था, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा और एडवांस करना चाहूँ तो बोलो क्या करूंगा मैं, क्योंकि मैं बच्चों एक बात जानता हूँ, ध्यान सुनिएगा, किसी भी मिक्सचर में जब आप मोल फ्रैक्शंस को जोड़ेंगे तो हमेशा 1 आ जाएगा। अरे क्योंकि 7 में से 3 मोल ये है और सॉरी 10 में से 3 मोल ये है, 10 में से 7 मोल ये है, दोनों को जोड़ के देख लीजिए, कभी भी मोल फ्रैक्शंस का सम करेंगे 1 आएगा। 3/10 7/10 10/10 आएगा, आप इनको जोड़ लो, n1 बाय में n1 प्लस n2 n2 बाय में n1 प्लस n2 1 आएगा। तो मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा क्या होता है 1। तो मतलब मेरा ये कहने का मतलब है अगर तुम्हें एक का भी मोल फ्रैक्शन पता है, मान लो एक का तुम्हें पता है 0.3 है, दूसरे का अपने आप आ गया 1 माइनस 0.3 यानी 0.7। क्लियर होता है कि नहीं होता? सो मैं ये कहूंगा कि चाहूं तो मैं x2 की जगह पे बोलो क्या रख सकता हूँ 1 माइनस x1, तो मुझे अगर x1 नहीं पता होगा तो काम चल जाएगा। सो ऊपर वाला फॉर्मूला नीचे वाला फॉर्मूला दोनों में से कुछ भी लगाएगी बात बन जाएगी। लेकिन फिर वही बात कह रहा हूँ, कैसे आप टोटल प्रेशर निकालेंगे दो लिक्विड्स का, तो हम बोलेंगे सर P1 जमा में क्या P2, और सर P1 और P2 किसके बराबर होंगे, P1 होगा P1 नॉट x1 के और P2 होगा P2 नॉट x2 के। बस इसी क्या है P1 नॉट और P2 नॉट, सर P1 नॉट एंड P2 नॉट आर द वेपर प्रेशर्स ऑफ द लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2 इन देयर प्योर फॉर्म। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो कितना प्रेशर कोई लिक्विड लगाता है वो 2 बातों पे डिपेंड करेगा, एक तो कितना फ्रैक्शन है और एक वो कितना प्योर फॉर्म में लगा रहा है। तो ये सिर्फ नहीं कहेंगे 3 लीटर है तो कम ही लगाएगा, क्या पता 3 लीटर हो लेकिन अकेले का प्रेशर बहुत ज्यादा हो तो भैया लगा देगा ज्यादा प्रेशर। क्लियर है कि नहीं? अरे नहीं आया समझ में? लेकिन हाँ 3 लीटर है और कम ही लगा रहा है अकेले में तो फिर कम ही रहेगा, है ना? तो मैं कह रहा हूँ 2 बातों का इंपैक्ट डलता है, एक अमाउंट का और एक अकेले में कितना वॉलेटिलिटी है उसका। बोलो क्लियर है कि नहीं? पक्की बात रही? तो ये वाली बात सबको क्लिक हो जाती है बच्चों। अगली बात क्या हूं मैं, चलिए सो ये वाली बात आपको समझ में आई थी, आखिरी बात मैं करूंगा। अच्छा इसके क्वेश्चंस हमें कैसे करने वो वाली बात सुनो, फिर मैं लास्ट में एक और चीज बाद में ऐड करूंगा, अभी नहीं करूंगा, न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तब ऐड करेंगे उसको। सो ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो सुनो। अब आप लोगों को एक तो ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो पैरामीटर्स है ना, व्हाट इज P1 नॉट एंड P2 नॉट। सो बोलो ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2 in their pure form respectively। दूसरी बात P1 और P2 क्या है बोलो बच्चों इधर, P1 और these are the vapor pressure of liquid 1 and liquid 2 in solution। जब सॉल्यूशन में है तब वो प्रेशर लगा रहे हो P1 P2 कहे जाएंगे, लेकिन जब प्योर फॉर्म में तो बोलो क्या कहे जाएंगे P1 नॉट और P2 नॉट। दिस इज क्लियर? ओके उसके बाद बच्चों व्हाट इज दिस x1 एंड x2, what is this x1 and x2? x1 and x2 are the mole fraction of liquid 1 and liquid 2 respectively। बच्चों मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। जिस बच्चे को ये बता दिया कि प्योर फॉर्म में ये इतना इतना लगा रहे थे प्रेशर दोनों के दोनों लिक्विड, और दोनों का मोल फ्रैक्शन बता दिया, तो टोटल प्रेशर निकालना का मुश्किल है, वैल्यू पुट हो जाएंगी। लेकिन इतना आसान तो नहीं देने वाला ना कि मोल फ्रैक्शन सीधा दे देगा, तो वो तुमसे कहाँ लेके जाएगा, मैं सारी बातें अभी तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ। वो तुम्हें पता क्या बोलेगा, एक हमने सॉल्यूशन लिया उसमें 3 मोल लिक्विड 1 के 7 मोल लिक्विड 2 के, तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा ना। कैसे निकलेगा बोलो, 3/10 इसका हो जाएगा, 7/10 उसका हो जाएगा, तो भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सर नंबर ऑफ मोल्स मेरे को अगर 2 लिक्विड के दे दिए तो मैं उनका रेशियो निकाल के बोलो मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ, निकाल सकता? बोलो जरा, एक है 4 मोल एक है 6 मोल, तो पहले वाले का कितना हो जाएगा 4/10, दूसरे वाले कितना हो जाएगा 6/10। इट्स टू इजी ना, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स करेंगे आंसर आ जाएगा। अरे भाई नहीं आया समझ, पक्का सोच लो। तो ये तो कोई दिक्कत है नहीं। अब फाइनल दिक्कत आता हूँ बच्चों कहानी के लिए, होगा क्या, ये आप लोगों को ना इन लिक्विड्स के ना मासेस दे देगा। क्या दे देगा बोलो? तो ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, आप लोगों को सोचना है, मान लो लिक्विड 1 है और लिक्विड 2 है, उसने इन दोनों के बोलो क्या दिए, मास दिए। क्या दिए? मास। वो आपको दे ही नहीं रहा नंबर ऑफ मोल्स, वो बोल रहा है ये तो भैया 20 ग्राम है, ये 20 ग्राम लिक्विड लिया हमने, ये वाला 30 ग्राम लिया, कुछ भी ऐसे दे दिया हमें, मास दे दिया। तो भैया भूलिए मत, ये 11th क्लास की चीज है कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, आप ज्यादा जाना नहीं है इस बात पे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में क्या, मोलर मास। तो मुझे बताइए कि अगर तुम्हें किसी लिक्विड का क्या मिल चुका है बच्चों, बोर्ड पे तुम्हें किसी लिक्विड का मास मिल चुका है 20 ग्राम है, तुम कहोगे बस मोलर मास और दे दो, बोलो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और मोलर मास से घबराना नहीं, क्योंकि मोलर मास कौन देगा, एग्जामिनर देगा, मोलर मास एग्जामिनर देगा। अच्छा वैसे निकलता है कैसे मोलर मास, एक सिंपल सी चीज है यार, मैंने बोला CO2 का मोलर मास क्या निकलेगा, सिंपल तो है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा, तो 32 में 12 44। ये बचपन से करते आ रहे हैं वैसे हम,
नहीं समझे, मासेस जोड़ दो, क्या जोड़ दो, मासेस, वही इसका मोलर मास होगा। सो आप लोगों को सुनिए, आप लोगों को लगे सर ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया मामला, विशेष इधर कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, मेरी पूरी बात सुनिए। या तो तुम्हें डायरेक्टली मोल फ्रैक्शंस मिलने वाले, तुम वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा, जिसके मिलने की संभावना बिल्कुल 0.01% है ना, चांस ही नहीं मान के चलो, इतना इजी कभी नहीं देता सीबीएसई। सीबीएसई हद क्या करेगा, मतलब इसके ऊपर क्या जाएगा, वो बोलेगा 2 लिक्विड्स है, उनका मोल नंबर ऑफ मोल्स इतना है, एक का 3 मोल है, एक का 7 मोल है, तो भी निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन 3/10 7/10। और कहां जा सकता है, और जा सकता है मासेस पे, कहां जा सकता है, कहेगा लिक्विड 1 मैंने इतने ग्राम लिया, लिक्विड 2 मैंने इतने ग्राम लिया, लेकिन तुम्हें तो चाहिए मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में क्या, मोलर मास। So when you divide the mass of the liquid with their molar masses, you will get the number of moles. And जैसे इसका नंबर ऑफ मोल आएगा, इसका नंबर ऑफ मोल आएगा, दोनों के नंबर ऑफ मोल आते फिर से फिर मोल फ्रैक्शंस आ जाएंगे, मोल फ्रैक्शंस को वहां पुट करेंगे, बोलो क्या आ जाएगा, टोटल फ्रैक्शन। समझ नहीं आ, मुश्किल चीज है। हाँ भाई विशेष, अरे नहीं जो बता रहे हैं उतना देगा, तो क्लियर है ये चीज, क्वेश्चन ट्राई करें। चलो अब आ जाओ, मुझे दिखा दो बुकलेट। ए क्लास क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी बुक है किसी बच्चे के पास, देना एक बार, या चलो मैं इसी का करा देता हूं पहले। क्वेश्चन है सिर्फ ये लो, अब मेरी पूरी बात सुनो भाई, क्लास बोर्ड पे चले भाई, क्लास प्लीज बोर्ड पे देखेंगे आप लोग। आप लोगों को एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग कहीं सॉल्यूशन सोचे कुछ अजीब सा कुछ आएगा, जो टॉपिक बता रहे हैं बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोइथेन, दो लिक्विड्स हैं, आपको इन्होंने कौन सा क्या है नाम दिया, फॉर्मूला दिया हुआ उनका CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म, CH2Cl2 दूसरा लिक्विड है बच्चों। अब ध्यान सुनो बच्चों, क्लास इधर दोनों लिक्विड्स मिलाए गए हैं, कितने कितने बोला गया, कह रहा है और इनका प्रेशर ना 298 केल्विन पे इतना और इतना रिस्पेक्टिवली है, मतलब अलग अलग प्रेशर इनका इतना है। मतलब क्या है क्लास, इधर आप मान के चलो कि जो क्लोरोफॉर्म लिक्विड है इसको तुमने क्या मान लिया, लिक्विड 1, इसको तुमने लिक्विड 1 का दर्जा दे दिया, और CH2Cl2 को बोलो क्या बोल दिया, लिक्विड 2। इधर भाई सो इन दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर कितना कितना दिया बोलो, मतलब बताता है कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, मतलब अकेले प्योर फॉर्म में कितना प्रेशर लगाते हैं बोलो, 200 mmHg यूनिट से बिल्कुल नहीं घबराना, जिस यूनिट में क्वेश्चन दे रहे हो उसी यूनिट में हम भी प्रेशर बता देंगे, ठीक है, हमें चेंज नहीं करना। दूसरी बात, दूसरे लिक्विड का प्योर फॉर्म में बोलो कितना है, 415 mmHg, तो P1 नॉट मिल गया, P2 नॉट मिल गया, यू नो दैट कि मुझे बस अब x1 x2 चाहिए, क्या चाहिए बोलो, अगर टोटल प्रेशर मांगता है, कुछ क्वेश्चन वही है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इधर भाई सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बनाना है, जो बनाया गया है 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म डाल के, 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म को मिलाया गया है
40 ग्राम डाइक्लोरोइथीन के अंदर। बच्चों डाइक्लोरोइथेन के अंदर तो हाँ ये देखो अब या जनरली या तो लिखता है प्योर फॉर्म, और अगर वो रिस्पेक्टिवली शब्द करके इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो आप लोगों को अलग अलग बता रहा है, तो अलग अलग में आपको प्योर फॉर्म लेना, ठीक है। एक क्लास बोर्ड पे। सो मुझे एक बात बताओ, 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म है और 40 ग्राम बोलो क्या CH2CO2। इसने पहले क्वेश्चन में ही वाला खेल कर दिया, मास दिए, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए, क्या दिए बोलो मास। एंड डोंट बी कंफ्यूज, अगर मास दे रहे हो तो मास को मोलर मास से डिवाइड कर दूंगा तो बोलो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल। ऑल्दो द कैलकुलेशन जो इस क्वेश्चन में मिल रही है ना वो थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन मैंने आपको बार बार एक बात कही कि जब भी बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो वो कभी भी इतनी टिपिकल कैलकुलेशन नहीं देगा। आपकी घर पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने उधर हो सकता है, आपके पास टाइम होता है इनफ टाइम, बट मैं बार बार कह रहा हूं जब बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो ये वैल्यूज ऐसी नहीं होंगी। समझ में आ रही बात? ऐसा मास और ऐसा मोलर मास देगा जो इजीली बोलो क्या हो जाएगा ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगा। क्लियर होता है कि नहीं होता? नहीं आ रही बात समझ में? सो इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रोसीड करेंगे बच्चों, ध्यान देना है तुम लोगों को। ए क्लास, इनके मास दिए हुए, अब आप कहेंगे सर मोलर मास तो नहीं दिए। बच्चों ये बात की तो गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम जब होगा ना तो तुम लोगों को दोनों के मोलर मास दिए जाएंगे, इसका भी और इसका भी 100% मोलर मासेस बोर्ड एग्जाम्स के अंदर हमेशा मिलेंगे। चलिए फिर भी मान लेते हैं, मुझे निकालना है, एक क्लास प्लीज मुझे निकालना है, बताओ कैसे निकलेगा। कार्बन का कितना 12, हाइड्रोजन का 1, साइड में करते चलते हैं। सो 12 और 1, और ध्यान देंगे एक क्लोरीन का होता है 35.5। अब 35.5 को 3 से कर दो तो 106.5। अरे नहीं समझे, नहीं समझे ना है भाई, तो बोलो कितना आया 119.5। तो 119.5 तो मास इसका है। अरे बस भाई, और इसका देंगे बोला 12 और 2 13, 2 क्लोरीन का हो जाएगा 35.5 के हिसाब से 71 और 2 कितना हो जाएगा 73 और 12 85। ये ग्राम पर मोल और ये ग्राम पर मोल, मतलब इनके एक मोल का मास इतना इतना होता है, इसी को बोलते हैं मोलर मास कि एक मोल का मास इतना होता है। लेकिन ये तो इतने इतने है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं एक मोल भी पूरे नहीं है, एक मोल भी पूरे कोई नहीं, उतने बात नहीं सोचनी। एक क्लास इधर, अगर तुम लोगों को क्वेश्चन के अंदर मास दिया हुआ है और मोलर मास भी दिया हुआ है, तुम्हारा खेल सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बोला है कि नहीं? मुझे टोटल प्रेशर बताना है, क्या बताना है? तो पहले पार्ट में बोला टोटल प्रेशर बताओ। सब बच्चे क्या करोगे? सब बच्चे फॉर्मूला पकड़ो भाई। पी टोटल बोलो कितना आएगा, P1 नॉट x1 प्लस में बोलो क्या P2 नॉट x2। एंड आप कहोगे सर इस फॉर्मूले के अंदर मुझे ये पता है ये पता है, बस मुझे x1 x2 चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ यार एक x1 निकाल लो बस, x2 तो 1 माइनस करके निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? तो मेहनत एक पे लगने वाली है कि नहीं? बस तो सब बच्चे बोर्ड पर फोकस करेंगे और बताएंगे मुझे x1 कैसे निकलेगा। तो x1 होगा N1 अपॉन में, और मुझे बताइए किसी के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, उसका मास अपॉन मोलर मास। तो मुझे बताओ क्लोरोफॉर्म का मास कितना बोलो सब बच्चे 25.5, उसका मोलर मास कितना बोलो। तो ये तो इसके नंबर ऑफ मोल्स है, इज दिस फाइन? अरे यार नहीं आया समझ में। नीचे बताओ इसके नंबर ऑफ मोल कितने, वही 25.5 डिवाइड बाय में 119.5 प्लस में 40 अपॉन में बोलो कितना आएगा 85। मैं बार बार फिर आपसे वही बात कह रहा हूं कि जब आप फर्स्ट टाइम इस कैलकुलेशन को करेंगे आपको मुश्किल लगेगी पेपर के अंदर, लेकिन ये कैलकुलेशंस ऐसी नहीं रहेंगी। फिलहाल हम इसके लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखना क्लास में जल्दी करने के लिए। कितना बना है वैसे इसका? 25.5 डिवाइड करेंगे 119.5, दिस विल बी, आप अंदाजे से ले सकते हो 0.21, ये 0.21 और 40 बाय में 85, दिस इज 0.47। इज दिस क्लियर? सो दिस विल बी ए 0.21 अपॉन में 0.68 एंड दिस विल बी 21 बाय में 68। सो हो गया भाई, आ गया। अच्छा सुनिए, आप लोग कहेंगे सर ये बेसिकली देखो यहां तक की कैलकुलेशन है 25.5 को 19.5 से, और ये भी बहुत मुश्किल है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 1195 को 255 से बेसिकली 255 अंदर रख के डिवाइड करेंगे। सो 2 डेसिमल्स तक निकाल लीजिए, बहुत ज्यादा समय इसमें भी नहीं लगना है, आप सोच रहे हो बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। सो 21/68 आया, गाइस फोकस करेंगे। तो ये किसका आया बोलो x1 का। अब मुझे x2 के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज जो x2 है ना वो होगा 1 माइनस x1, तो 1 माइनस में 21 बाय में 68, तो देख लो बाकी का बचा हुआ 21 के अलावा बाकी का बचा हुआ 47 होगा। कितना होगा बोलो? तो 47 बाय में 68 या 68 माइनस 21 कर दो, वही बात आएगी। अर्जुन नहीं आ रही बात समझ में? अब मुझे बताओ यार x1 भी मिल गया x2 भी मिल गया, बोलो आंसर कितना आएगा सब बच्चे? P1 बोलो कितना 200 गुना में x1 बोलो कितना 21/68 प्लस में P2 नॉट बोलो कितना 415, x2 बोलो कितना
47 बाय में 68, 68 सीधा नीचे एलसीएम बन रहा है। अरे नहीं आ रहा समझ में। ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 21 को 2 से करोगे आएगा 42, सही बात है। और 47 को इससे कर लो और फिर जोड़ दो, डिवाइड कर दो। नहीं आ रही बात समझ में। तो टोटल प्रेशर देखो, टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं कि आपका सारा टाइम निकल जाएगा। 5 मिनट के अंदर विद इन 5 मिनट से क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। सो कितना आ रहा है अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 415 इंटू में 47, 3 नंबर में आएगा। तुम्हें क्या 10 नंबर दे दे इस क्वेश्चन के? 348.60 mmHg, खत्म। ठीक नहीं आया समझ में मैंने, लेकिन तुम्हें एक बात बोली बच्चों, आप ना इस वाले पार्ट को एक बार बोलो और ये सोचो कि अगर ये कैलकुलेशन इजी होती, मतलब ऐसी होती जैसे 119.5 है, फोकस करना, ये 119.5 है, एग्जामिनर इसको क्या कर देता, तुम लोगों को दे देता 238, सॉरी 239, कितना देता बोलो? 239 ग्राम क्लोरोफॉर्म। अरे इधर भाई, 239 ग्राम क्लोरोफॉर्म, तो सीधा पता क्या होता, 239 ग्राम डिवाइड बाय में 109.5 कट के 2 आता, कितना आता? 2, तो 2 मोल हो जाती है ये वाली लिक्विड। अरे होता कि नहीं होता? और उसके लिए करना कोई बड़ी बात नहीं है ना, थोड़ी ना है बच्चों, मोलर मास दिया, मास को बस ऐसा कर देगा जिससे डिवाइड करके इजी नंबर आए। फिर वो इसके साथ क्या करेगा, उसका 85 है ना, इसका 85 है, इसको बोल देगा मान लो 255, कितना बोल देगा? 255 ग्राम ये लिया है। अब 255 ग्राम डिवाइड बाय 85 करोगे कितना आएगा? 3 मोल। तो ये 2 मोल और ये 3 मोल, फ्रैक्शन कितना आ गया? 2/5 और 3/5। अरे नहीं आया समझ, नाज़े क्लियर हो रहा है? सो ये क्वेश्चन मुश्किल किस पॉइंट पे लगता है सर, मास अपॉन मोलर मास जब कैलकुलेट कर रहे हैं, सो ये कैलकुलेशन थोड़ा टाइडी हो रहा है। बाकी काम करना आ रहा है कि नहीं आ रहा वो बताओ। कैलकुलेशन का छोड़ो, हमें केमिस्ट्री पहले सीखनी, मैथ्स तो बात की चीज है। केमिस्ट्री सीखनी कि भैया पी टोटल निकालने का फॉर्मूला ये था, P1 नोट दिया, P2 नोट दिया, X1 X2 मैंने निकाला और टोटल भी आया। उस सेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि प्योर फॉर्म में जितना लगा रहे हैं उसको भी कंसिडर किया और अभी कितना फ्रैक्शन उसको भी किया, तब जाके टोटल प्रेशर निकाला है। क्लियर होता है कि नहीं होता? अरे नहीं आ रहा समझ में? पक्का ट्राई करेंगे आप लोग क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे बच्चों। सेकंड पार्ट क्या कहता है? मोल फ्रैक्शंस ऑफ द ईच कंपोनेंट इन द वेपर फेज। अब सब बच्चों की नजरें बिल्कुल बोर्ड पे हो जाए, बिकॉज़ एक नया कंटेंट इसमें बताने वाला हूं। वेपर फेज में इनका कितना मोल फ्रैक्शन है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ढंग से सुनना बच्चों। लिक्विड 1 नीचे मान लो 3/10 फ्रैक्शन में, और ये कितने में बोलो? 7/10। मतलब क्या है? 10 में 3 पार्टिकल इसके और 10 में 7 पार्टिकल इसके। मुझे एक बात आना जरा ध्यान से, जब ये वेपराइज हुए तो ऊपर भी इनका एक मोल फ्रैक्शन होगा, क्योंकि 10 में से कुछ पार्टिकल लिक्विड 1 के होंगे, कुछ पार्टिकल लिक्विड 2 के होंगे। वेपर फेज में अलग इनका कॉम्बिनेशन है, नीचे अलग है। मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है, अगर नीचे 3/10 और 7/10 है, तो क्या ये गारंटी है कि ऊपर भी 3/10 का फ्रैक्शन होगा लिक्विड 1 का और 7/10 का होगा लिक्विड 2 का? क्या ये गारंटी है? क्यों गारंटी नहीं है बताओ? क्योंकि सर ऐसा हो सकता है कि लिक्विड 1 जो है ना वो ज्यादा वोलेटाइल हो, लिक्विड 2 कम, तो इसकी व्यापर ऊपर कम बने और इसकी व्यापर क्या बने? ज्यादा। तो ऊपर फ्रैक्शन लिक्विड 1 का ज्यादा मिल सकता है, लिक्विड 2 का कम मिल सकता है। तो सर फ्रैक्शन की कोई गारंटी, अगर मान लो दोनों बराबर फ्रैक्शन में लिए 5 लीटर 5 लीटर, मतलब बिल्कुल हाफ ऑफ फ्रैक्शंस है, और एक ज्यादा वोलेटाइल और एक कम वोलेटाइल है, तो ऊपर तो बराबर बराबर नहीं मिलने वाले ना, ऊपर तो फ्रैक्शन बराबर नहीं मिलने वाला। तो ध्यान रखिएगा, लिक्विड्स का एक मोल फ्रैक्शन नीचे होता है और एक मोल फ्रैक्शन उनका वेपर फेज में होता है। जो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन होता है उसको डिनोट करते हैं बच्चों y1 y2 से। ध्यान सुनिएगा, y1 और y2, these are what? These are the mole fractions of liquid 1 and liquid 2। इंपॉर्टेंट है इन वेपर फेज, इन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूं मनसिका, कि नीचे इनका अपना फ्रैक्शन होगा, ऊपर इनका मोल फ्रैक्शन अलग होगा? अर्जुन क्या बात सही कह रहा हूं? क्योंकि सर जितना नीचे है गारंटी नहीं कि वही फ्रैक्शन ऊपर मिलने वाला है, क्योंकि वो डिपेंड करता है वोलेटिलिटी पे। क्या पता दूसरा वाला बिल्कुल वोलेटाइल है, ऊपर कुछ मिलेगा ही नहीं उसका फ्रैक्शन, बोलो जीरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? समझे इस बात को? तो ऊपर का मोल फ्रैक्शन बोलो कितना है? y1 और y2। अब वो निकलेगा कैसे ना, सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देना, और मैं आप लोगों से ही फॉर्मूला बनवा दूंगा, आप बस बोर्ड पे ध्यान से देखना। आप मुझे एक बात बताना सब बच्चे, मान लो कि इस कंटेनर में ना ऊपर की तरफ दोनों लिक्विड वेपराइज हुए। देखिए आप लोग ही आंसर कर देंगे इसका, बस ध्यान से सुनोगे तो तुम लोग ही फॉर्मूला बना दोगे। लिक्विड 1 भी है, लिक्विड 2 भी है, ऊपर हुए वेपर लिक्विड 2 के भी, ऊपर बने लिक्विड 1 के भी। और मैं तुमसे बस एक सवाल पूछने वाला हूं, तुम देखना खुद ही फॉर्मूला बना दोगे बच्चों। मान लो टोटल प्रेशर लगा 25 बार, कितना लगा? उसमें से पहले वाले ने लगाया 10 बार और दूसरे वाले का हिस्सा था 15 बार का। 25 बार टोटल है, 10 बार लगाया पहले वाले ने, 15 बार लगाया दूसरे वाले ने। मुझे बताइए पहले वाले लिक्विड के पार्टिकल्स का क्या फ्रैक्शन होगा?
सोच के बताओ। 2/5। आप ये बोल सकते हो सर अगर 5 पार्टिकल रहे होंगे ना, 2 पार्टिकल लिक्विड 1 के होंगे पक्का, और 3 पार्टिकल किसके होंगे 5 में से लिक्विड 2 के, तभी लिक्विड 2 थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगा रहा है, लिक्विड 1 कम लगा रहा है। सोचने की कोशिश करिए आप क्या कहना चाह रहे हैं भाई। आप कैसे अंदाजा लगाओगे वेपर फेज में किसका कितना फ्रैक्शन है? आपको टोटल प्रेशर में से 1 वाला कितना प्रेशर लगा रहा है और 2 वाला कितना प्रेशर लगा रहा है, उसके थ्रू आइडिया लग जाएगा कि ऊपर किसका फ्रैक्शन ज्यादा। बोला है कि नहीं? इससे बहुत क्लियरली दिखता है कि अगर 25 बार में से 15 बार लिक्विड 2 लगा रहा है और 10 बार ये, तो लिक्विड 2 का जो मोल फ्रैक्शन है बच्चों वो क्या है बोलो, ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड 1। तो ये फ्रैक्शन में कैसे निकाल रहा हूं मैं? इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला तुम लोगों को दे रहा हूं, ए प्लस, तो पहले वाले का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा सर? टोटल प्रेशर में से पहले वाले ने कितना प्रेशर एक्सर्ट कराया और टोटल प्रेशर में से दूसरे वाले ने कितना प्रेशर एक्सर्ट कराया, ये उनके मोल फ्रैक्शंस को डिटरमाइन करेगा इन द वेपर फेज। कि सर 25 में से कितना लगा है 10, तो 10/25 यानी आएगा 2/5। क्या आएगा बोलो? तो 2/5 फ्रैक्शन है ऊपर, बोलो किसका? 2/5 फ्रैक्शन ऊपर, बोलो किसका? लिक्विड 1 का। और दूसरे वाले का बोलो कितना है बच्चों? 3/5 की। मतलब क्या है, सेंस भी बन रहा है, सेंस भी बन रहा है कि 5 में से 2 पार्टिकल लिक्विड 1 के होंगे, 3 पार्टिकल लिक्विड 2 के, तभी तो 25 में 10 बार ये लगा रहा है और 15 बार। तो मैं एक सिंपल सा देखो, हमें भैया केमिस्ट्री में ना, मेन में कह रहा हूं अगर फॉर्मूले तुम्हें समझ में आ रहे हैं ना तो तुम कहीं नहीं फंसने वाले। तो मुझे तो वेपर फेज में कैसे निकालेंगे, लेकिन वेपर फेज में कैसे फ्रैक्शन निकालूंगा मैं वो पहले वाले का कैसे निकलेगा? टोटल में से पहले वाले ने कितना प्रेशर लगाया, टोटल में से दूसरे वाले ने कितना लगाया, दोनों का फ्रैक्शन निकल जाएगा। या एक का निकाल लो, दूसरे का 1 माइनस कर दो दूसरे का, क्योंकि किसी भी जगह पर अगर दो चीजें हैं तो दोनों के फ्रैक्शंस का सम मिला के बोलो कितना बनेगा, टोटल 1 बनेगा। एक का पता लग गया, दूसरे का 1 माइनस करके निकाल लूंगा। इज दिस फाइन? सो मेरे लिए खेल बड़ा आसान है। अब मैं क्या बोलूंगा, y1 कैसे निकलेगा बोलो? P1 by P total, and y2 कैसे निकलेगा? P2 by P total। P1 का टेंशन लेना नहीं है, कभी P1 की जगह पे तुम्हें P1 ना दिया हो तो P1 तुम्हें पता क्या होता है? P1 नॉट x1, P1 नॉट, तो हमें P1 नॉट और x1 तो पता है ना। सो गाइस ध्यान से सुनना है आप लोगों को। यहाँ कितने पैरामीटर्स हो गए एक बार बताना शुरू करोगे? पैरामीटर्स, ये दोनों पैरामीटर समझ में आते कि नहीं आते? पहले मुझे ओके करो, ये वाले पैरामीटर समझ में आते कौन है सर? ये प्योर फॉर्म वाले प्रेशर से, ये सॉल्यूशन वाला प्रेशर है, ये लिक्विड फेस में इनके मोल फ्रैक्शंस, और ये वेपर फेस में। इसके अलावा कोई और पैरामीटर आने वाला है नहीं, बस। क्लियर हो गया? सो गाइस करना क्या है, ध्यान सुनिएगा। अभी इस क्वेश्चन के अंदर पूछा था मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द वेपर फेस। वेपर फेस में भी इनका फ्रैक्शन बताओ, क्या करोगे बोलो? क्या करोगे सर? पहले वाले का फ्रैक्शन कितना होगा बोलो? जितना उसका प्रेशर बाय में पी टोटल। सर पहले वाला कितना प्रेशर लगा रहा होगा सर? P1 नॉट। अरे यार नहीं आ रहा समझ में, तो मुझे बताओ P1 नॉट कितना है उसमें बच्चे? 200। x1 कितना आया था बोलो? 21 बाय में 68। और P टोटल कितना है बच्चों? ये रहा 348.60। फिर वही बात आती है, कैलकुलेशन थोड़ी सी टाइडी है यहाँ पर, लेकिन मैंने बोला पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो इजीली कंप्लीट होता है। सो कितना आएगा, कितना आएगा? सो 21 इंटू 200 डिवाइड बाई 68, दिस इज 61.76 डिवाइड बाई 348.60। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो 61.76 डिवाइड बाई 348। कोई बच्चा कैलकुलेशन से अभी ना घबराए। तो दिस इज 0.17 पॉइंट। तो मुझे बताओ पहले वाले के 0.17 है तो दूसरे वाले के कितने आएंगे? 0.83 पॉइंट, क्योंकि 1 में से माइनस करके निकाल लिया। यार नहीं आया समझ में। और इनके अलावा कुछ नहीं पूछने वाला, यही कंटेंट तुमसे बार बार पूछा जाएगा। अब एक क्वेश्चन तुम लोग फिर से ट्राई करेंगे, अब आप सब करोगे, मैं नहीं करूंगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? मुझे दिखाओ बुकलेट, करोगे ट्राई? अरे आसान दो।
जल्दी करके दिखाएं। प्रेशर की बहुत यूनिट्स हैं, टॉर है, एमएमएचजी है, एटीएम है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। आप टॉर में आंसर कर दो ना, क्या दिक्कत है? टॉर में करते हैं। आया किसी का आंसर? टॉर, जब टॉर में चल रहा है टॉर में करो। कितना आ रहा है टोटल प्रेशर? सर हो गया अगला बच्चों बोर्ड पे। सो गाइस फोकस करेंगे आप सभी बच्चे, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझेंगे बच्चों। क्लास इधर, ए भाई बोर्ड पे देखो। 80 ग्राम ऑफ लिक्विड ए इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ लिक्विड बी। 80 ग्राम लिक्विड ए के लिए गए हैं, 80 ग्राम लिक्विड ए के लिए गए हैं और 90 ग्राम लिक्विड बी के लिए गए हैं। दोनों को मिक्सचर में मिला दिया गया है। अब आपसे सवाल करा जा रहा है, कह रहे कि अगर ये प्योर फॉर्म में अकेले अकेले में प्रेशर कितना लगाते हैं? लिक्विड ए जो प्रेशर लगाता है वो 400 टॉर का लगाता है, लिक्विड बी जो प्योर फॉर्म में प्रेशर लगाता है वो 300 टॉर का लगाता है। अच्छा एक छोटी सी बात बताऊं आपको, प्योर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि सारा मोल फ्रैक्शन उन्हीं का है। अरे क्लास पीछे भाई एक मिनट सुनो, एक बढ़िया बात बताता हूँ। जब प्योर फॉर्म में होता है इसका मतलब पूरा मोल फ्रैक्शन इन्हीं का, मतलब पूरा वन मोल फ्रैक्शन इनका, तभी ये 300 लगा रहे, 400 लगा रहे, समझ ना गणित का। तो जब इनका फ्रैक्शन कम होगा, बेसिकली 3/10 होगा, 0.3 होगा, 0.4 होगा, तो उससे कम ही लगाएंगे ना। तो हम वही मल्टीप्लाई करते हैं कि मतलब अकेले तो लगा रहे हैं कितने का, 400 का, लेकिन जब इतने फ्रैक्शन में होगा तो 400 इंटू में इतना आएगा। पॉइंट समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो छोड़िए, अगर नहीं भी आता आपको ध्यान सुनना है बच्चों। क्या सब बच्चे मुझे बताओ भाई क्या करा आप लोगों ने? हाँ भाई क्लास, दोनों का प्योर फॉर्म में दिया, फोकस करिए, वाली बात जरूरी नहीं जमा दी। प्योर फॉर्म में प्रेशर पता लग गया, दोनों का मास दिया हुआ है, मास के जरिए बोलो क्या निकलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के जरिए बोलो क्या निकलेंगे? मोल फ्रैक्शन। मैं समझ में आ रही बात? तो मुझे बताओ टोटल प्रेशर कितना है सब बच्चों का? P1 नॉट x1 प्लस में, बोलो सबने क्या करा? P1 कितना है बोलो? 400। P1 नॉट है 400, x1 पता नहीं है अभी। P2 नॉट बोलो कितना है? 300। x2 पता नहीं है। चलिए यहां पर आइए, x1 कितना होगा सब बच्चे बताओ? ऐसे ही करा? मुझे बताओ पहले वाले के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? सर किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स है, मास अपॉन में मोलर मास, तो 80 मास है, मोलर मास 20 है। देखिए ऐसा आएगा पेपर में क्वेश्चन जो आएगा, क्लियर है? फिर बोलो नंबर ऑफ मोल्स पहले वाले के 80 बाय में 20 और दूसरे वाले के नंबर ऑफ मोल्स बोलो कितने? 90 बाय में 15। बोली कैलकुलेशन कितना आएगा? ऊपर 4 नीचे 4 जमा 6, 4 बाय 10, 2 बाय 5। अरे नहीं आया समझ में? तो मुझे बताओ दूसरे वाले के मोल फ्रैक्शन कितने आएंगे बोलो? 3 बाय 5। अरे यार नहीं आ रहा समझ में। अब जब दोनों के मोल फ्रैक्शंस आ चुके हैं, पहले वाले का 2 बाय 5, अगले वाले का सो कितना आएगा बोलो? 5 जाएगा, इससे 80 पे कर सकते हो बिल्कुल वैसा। तो 160 जमा में
तो दोनों मिलके 340 स्टोर का प्रेशर एक्सर्ट करेंगे अगर इतना इतना अमाउंट दिया गया। इज दिस फाइन? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ लिक्विड्स इन द वेपर फेज। वेपर फेज में इनका हिस्सा कितना रहा होगा? क्योंकि जब ये वेपराइज हुए होंगे जब ये वेपराइज हुए होंगे तो ऊपर इनका फ्रैक्शन अलग अलग होगा। कितना कितना आया होगा? हमने बोला सर y1 और y2। बोलो y1 कितना आया होगा? p1 बाय में p टोटल। रिया नहीं आ रही बात समझ में ना? भाई किसी का पहले वाले लिक्विड का फ्रैक्शन कितना होगा? सर टोटल में से उसने कितना लगाया उतना होगा। सचिन इधर भाई, निखिल मेरे से पूछ रहे हो। पहले वाले का कितना होगा फ्रैक्शन? जितना पी टोटल में से P1 ने लगाया। अब पी टोटल बोलो कितना है? और पहले वाले ने लगाया कितना? अगर ध्यान से देखें तो 160 है। या आप निकाल लो P1 नॉट इंटू x1, P1 नॉट इंटू, तो मैं बोल सकता हूँ 160 है। वैसे कितना है बोलो? 16 बाय 34 काट सकते हो, 8 बाय 17 छोड़ सकते हो, 8 बाय 17 पे। तो ये 8 बाय 17 है, मतलब ऊपर फ्रैक्शन इसका 8 बाय 17 है। तो इसका बोलो कितना होगा? 9 बाय में 17। तो पहले वाले का फ्रैक्शन 8 बाय 17 है, दूसरे वाले का कितना है बोलो? और 17 में से 8 पार्टिकल इसके रहे होंगे, 9 पार्टिकल इसके रहे होंगे, इसीलिए दूसरे वाले का प्रेशर थोड़ा सा फालतू है। दिख रहा है? 180। उसका बोलो कितना? 160। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुश्किल लग रहा है चीज? और मैं कह रहा हूँ सारे क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। एक और ट्राई करिए। ये आपकी बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन है। इजी ही है सारे। करना भाई एक बार इसको जल्दी से। While calculating the number of moles, आप लोग डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट तक जाइए। ठीक है? 2 डिजिट तक बहुत एक्यूरेसी आ जाएगी। बस इस क्वेश्चन के बाद छुट्टी कर देंगे। सब बच्चे करके दिखा दो जल्दी से इसको। ये लो। अर्जुन आया? समझ में नहीं आया? इजी है बिल्कुल। कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन ये हो जाएगा। करके देखो। 100 डिवाइड बाई 140 बहुत मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। 2 डेसिमल से निकाल लो यार। नाजिया मैथ्स में छुट्टी क्यों करी तुमने टेस्ट में? मेरी बात कराना बाद में मम्मी से, ठीक है? घर में किससे कंफर्म कराना। आशीष नहीं बन रही बात? नहीं बन रही? किसी का हो रहे क्वेश्चन नहीं हो रहे?
और माइनस में टोटल प्रेशर कैसे आ सकता है यार? माइनस का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ भाई सचिन, भाई टेस्ट डेट्स आप लोगों को बता दी गई हैं ग्रुप में, ठीक है, और ये फाइनल डेट्स हैं, इसको मैं चेंज नहीं करूंगा किसी के कहने पे। केमिस्ट्री का आप लोगों का मंडे को है, जो कमिंग मंडे है, और उसके बाद शायद थर्सडे को तुम्हारा टेस्ट है फिजिक्स का, जो अगला थर्सडे है। टाइम है, अच्छा खासा टाइम दिया है, पढ़ लो। और फिर 2 तारीख को है ना, तो या तो 5 को या 11 को पीटीएम है, या तो 5वां तारीख को संडे को या 11 तारीख को। 11 को है, पता नहीं कब है, 12 को। हो गया? क्यों नहीं आ पाएंगे? वही तो होगा घर में। संडे को छुट्टी नहीं होती, संडे को तो होगी पीटीएम, कोई तो होगा ना घर में। और कोई अपने छोटे भाई को मत लिया ना, हाँ कोई भी छोटे भाई को मत लिया ना अपने, कि लो भाई पीटीएम के लिए घर से लाना था कोई। बड़े भाई को भी नहीं लाना, बड़ा भाई भी इतना बड़ा होना चाहिए तुमसे, कम से कम तुम्हारी एज से 8-10 साल का फर्क हो। तुमसे 2 साल बड़ा हुआ, उसको लिया है तो वो तुम्हारा दोस्त है, भाई थोड़ा ना। तो भाईचारा हो जाएगा तुम्हारा रास्ते में ही। तू मेरी मत बताइए, मैं तेरी नहीं बताऊंगा। चलिए गाइस, सो आपके सामने अर्जुन नहीं हो रहा, क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रही है? चलो बच्चों, अब देखो भाई बोर्ड पे, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्वेश्चन बोर्ड पे देखना शुरू करें भाई, सभी बच्चे बोर्ड पे देखो भाई, क्या बोला गया क्लास। अब बिल्कुल बातें बंद होनी चाहिए भाई। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा हिंदी में? 100 ग्राम लिक्विड ए है और 1000 ग्राम लिक्विड बी है। भाई मास से कभी घबराना ही नहीं है, लेकिन दिख रहा है आप लोगों को हर बार मास ही देता ही है। मास से नंबर ऑफ मोल्स निकलवा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल से मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन के जरिए टोटल प्रेशर। क्लियर है मयंक? अब मेरी बात सुनो, मासेस मिले हुए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। मास डिवाइड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, नंबर ऑफ मोल से मोल फ्रैक्शन आएगा। लेकिन क्वेश्चन में एक बढ़िया ट्विस्ट है इसने, इस बार कह रहा था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। इस बार बी का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर दिया हुआ है 500 टोर, और बोला है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, यानी डिमांडिंग अबाउट द P1 नॉट। इज दिस क्लियर? आगे क्या बोलता है, और कहता है एंड द वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन। कुछ मैंने ना क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिख दिया यार, ऐसा लग रहा है। दिखाना बुकलेट दिखाना। और तुम कुछ बोल भी नहीं रहे मेरे को। देखो भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा ये था, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, मेरी बात सुनो ध्यान से गाइस। क्वेश्चन पढ़ो पहले। आपको P2 नॉट दिया हुआ प्योर फॉर्म का, P1 नॉट पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है? टोटल प्रेशर दिया हुआ है 475 टोर। ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, आपने कैलकुलेशन वैसे ही करा होगा। बस उसमें एक जगह पे एक और चीज पूछी गई कि मोल फ्रैक्शन कितना होगा वेपर फेस में, वो हमें पता है y1 और y2 निकलेगा, ठीक है। सो गाइस करना क्या था वो सुनो। आप सबके पास एक फॉर्मूला है P टोटल का, P1 नॉट x1 प्लस में बोलो क्या, और क्या क्या हमें दिया हुआ है? हमें दिया हुआ ये, हमें दिया हुआ ये, क्योंकि मुझे मासेस पता है दोनों के, मोलर मासेस पता है, तो x1 x2 भी पता है मुझे। सो x1 x2 भी निकलेंगे, और बोलो क्या निकलेगा यहाँ से? P1 नॉट। सो कैलकुलेशन बस करनी थी तुम लोगों को। x1 होएगा n1 अपॉन में n1 प्लस में बोलो क्या n2, और जब मैं n1 की बात करूंगा बच्चों, तो n1 कितना होएगा बोलो? 100 बाय में 140 डिवाइड बाय में 100 बाय में 140, क्योंकि मास बाय में मोलर मास, और इसका आएगा बच्चों 1000 बाय में कितना बोलो? 180। तो ये अप टू 2 डेसिमल्स तक यार इतना मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि ये 5/7 है। कितना है बोलो? अब तुम लेके कैलकुलेटर, यार 5/7 के लिए भी तुम्हें कैलकुलेटर यूज करना पड़ रहा है, तो भाई क्या ही कर रहे हो, है ना। सो बेसिकली 0.0
ये 49 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 10 आएगा, 0.71 हो रहा है। कितना इजी है। सो क्या यहाँ पर बहुत बड़ी कैलकुलेशन है क्या? 0.71 है। इसका कितना आ रहा है? तो ये 100/18 है, यानी 50/9 है। तो 50/9 को तुम करके देख लो। अरे नहीं आ रहा समझ में, तो 5.5 ही आ रहा है, तो 5.55 ही आएगा। कोई दिक्कत? बोलो कितना बनेगा? 0.71 और इन दोनों को जोड़ूंगा 5.55 को 6.26। सो कितना आएगा बोलो? 71/626। उनको घबराना नहीं है ऐसी वैल्यूज से। मैंने क्या बोला? ए पीछे विशेष, अभी के लिए ये वैल्यूज ऐसी हैं, आपको वो ऐसी वैल्यूज बोर्ड में नहीं आती हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन करना आ जाए बस अभी है। सो मुझे बताओ, मैंने तो भैया बिना कैलकुलेटर के करी है ना, तो क्या बहुत मुश्किल था? 71/626। अब मुझे बताइए, अगर ये 71/626 है तो x2 बोलो कितना होगा? 1 - x1। तो 1 माइनस में 71/626, तो 626 में 71 घटाओगे तो कितना आएगा बेसिकली? कितना आएगा? 555 आएगा ना, 555। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अरे नहीं आया समझ में कनिष्का, नहीं आ रहा? तो मुझे बताओ ए क्लास भाई, टोटल प्रेशर है 475 टोर, P1 नॉट निकालना है सर, x1 कितना सर? और मैं आपको एक सलाह दूंगा सब बच्चों को, आप लोग इसको ऐसे ही रखा करिए फ्रैक्शन में, डिवाइड करके पॉइंट पॉइंट मत करो इतना सारा, मुश्किल लगेगा कैलकुलेशन आप लोगों को। फिर बोलो कितना? P2 नॉट बोलो कितना? 500, और ये बोलो कितना? 555 डिवाइड बाय बोलो कितना? 626। ओके गाइस, बोर्ड पे दोनों का एलसीएम 626 है। 626 एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो कितना आएगा बोलो? 475 इंटू में 626 बराबर में 71 P नॉट, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। 555 को 5 से करोगे तो कितना आएगा? करा ही नहीं किसी ने भी ना? क्या बात है। जैसे आपने 585 लिखा है वो टू आगे भी जा रहा है। क्यों? तुमने कुछ गलत कर दिया होगा। सुनो मेरी बात, देखो, 2775 अरे सुनो मेरी बात, ये वाला पक्का 277 चलो मेरी बात सुनो भाई, 555 इंटू में 500 करा है। अब मेरी पूरी बात सुनो भाई, ये वाली जो कैलकुलेशन है ना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, वो वाला नंबर इधर बोलो क्या होने आएगा? माइनस होने आएगा। दिस माइनस दिस बराबर में 71 P नॉट, जो भी नंबर आएगा P1 नॉट आ जाएगा, दिस डिवाइड बाय, डब्बे मत छोड़ के आ जाने पेपर के अंदर। लो भाई लास्ट तक ये छोड़ दिया हमने भी, हमें तो डब्बे सिखाए गए थे। सो P1 नॉट का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा मुझे ये बताओ। और जब जब P1 नॉट आ जाएगा तो मेरे लिए अब y1 y2 कैलकुलेट करना मुश्किल है क्या? फिर बोलो y1 कैसे करोगे? बोलो P1 y में बोलो क्या? तो P टोटल कितना दिया है सब बच्चे? 475 टॉर। और P1 कैसे निकलेगा? P1 नॉट x1। P1 नॉट तुम निकाल लोगे, x1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, पता है क्या है, मेरी बात सुनो, यहां पर ना कितना है? 279 बच्चों एक फाइनल बात सुन लो। अब सब बच्चे एक फाइनल बात सुन लो। देखो जो मैंने क्वेश्चंस तुम्हें कराए, आप मुझे बस अपार्ट फ्रॉम द कैलकुलेशन, जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, उसके अलावा जो केमिस्ट्री बनती है इसके अंदर, कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद सर क्या क्या दिया है और क्या मुझे लगाना है ना, वो समझ आएगी नहीं है, बस उसको बता दो। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ बोर्ड के लिए वही जरूरी है। तुम्हें बोर्ड में कभी भी ऐसी कैलकुलेशन नहीं आएगी कि तुम्हें डिवाइड वाइड बहुत सारा काम करना पड़ रहा है। मैंने दिखाए भी थे तुम्हें कुछ क्वेश्चन करके कि बोर्ड के क्वेश्चन ईजी आते हैं। बातें नहीं हुई, सुनो। हाँ ठीक है, वो भी ऐसी खाली छोड़ देगा नंबर, देख लें कौन जुड़ाएगा। मेरी पूरी बात सुनो भाई। तुम्हें करना क्या है वो सुनो। आपको जो मैंने टॉपिक सिखाया है ना, आज मैंने कुछ 3 न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, और टॉपिक मैंने तुम्हें क्या बताया, 1 मिनट का रिकैप है। मैंने तुम लोगों को बोला इट्स अ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। जब भी हम 2 लिक्विड्स एक ही कंटेनर में लेंगे, आवाज नहीं करेगा बच्चा, बिल्कुल रिकैप है। जब भी हम 2 लिक्विड्स एक साथ एक कंटेनर में लेंगे, दोनों जब वेपराइज होंगे तो टोटल प्रेशर जो होगा वो कितना होगा? दोनों का सम, दोनों के प्रेशर्स का सम, P1 जमा बोलो क्या? P2। अब पहले वाला लिक्विड कितना प्रेशर लगाएगा, दूसरा वाला कितना लगाएगा? रोड्स ने एक्सप्लेन करा। रोड्स ने कहा दोनों के प्रेशर उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, और वो प्योर फॉर्म में कितना लगा रहे हैं उस पर भी डिपेंडेंसी उनकी दिखेगी भाई।
फ्रैक्शन ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन एक और बात डिसाइड करेगी प्रेशर ज्यादा है कि नहीं, वो है उनका प्योर फॉर्म में जो प्रेशर लग रहा है। इसलिए P1 बोलो क्या निकला, P1 नॉट x1, और P2 बोलो कितना निकला, P2 नॉट x2। समझ में आता है सेंस ये? आता है वैलेंट गुड, नहीं आता फॉर्मुला भी डायरेक्ट याद कर सकते हो, ड्राइव थोड़ा पूछने वाला तुम लोगों से, लेकिन बस बता दिया मैंने तुम्हें फॉर्मुला बना कैसे। सो सब बच्चे याद करो, P टोटल का फॉर्मुला क्या होगा, बोलो P1 नॉट x1 प्लस में P2 नॉट x2। और अब क्वेश्चन में एक बात का ध्यान रखना, बस या तो x1 x2 डायरेक्ट मिलेगा, जो कि अब तक एक भी क्वेश्चन में नहीं मिला, या नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे उनके थ्रू x1 x2 आएगा, या नंबर ऑफ मोल्स भी ना मिलके बोलो लास्ट क्या देगा, मास देगा। कोई दिक्कत नहीं सर, मास अपॉन में मोलर मास करके मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल्स मोल फ्रैक्शन निकालूंगा, और एक का भी मोल फ्रैक्शन आ गया तो दूसरे का 1 माइनस करके निकाल लूंगा सर। और जैसे ही x1 x2 आएगा पुट करूंगा, P टोटल आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब इस इक्वेशन में से ये सब देके वो पूछता है, कभी वो देके कोई और चीज पूछता है, क्लियर है कि नहीं? सबसे आपको पता लग रहा है इन क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ कैलकुलेशन x1 x2 में मुश्किल है, बस सिर्फ वहीं पर मुश्किल है, उसके बाद कहीं क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता। दूसरी बात मैंने क्या बोली कि जो इन लिक्विड्स का फ्रैक्शन लिक्विड फेस में है, वेपर फेस में भी क्या जरूरी है वही फ्रैक्शन हो? नहीं सर, ये तो इनकी वोलेटिलिटी डिपेंड करता है ऊपर कितना होगा। तो ऊपर का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है बोलो, पहले वाले का लिक्विड का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा बोलो, कि ऊपर गैस में कितना है, वेपर फेस में कितना है, P1 बाय में P टोटल, और दूसरे वाले का बोलोगा P2 बाय में, जब हमें P टोटल भी पता है, P1 भी पता है, P2 भी पता है, तो बोलो ये भी आएगा कि नहीं आएगा। और इसमें से भी सिर्फ एक ही चीज निकालनी है, y1 निकालो, y2 अपने आप आ गया। सो गाइस इसमें इस टॉपिक के अलावा ना मतलब कुछ नहीं पूछता तुम्हें, जो मैंने बातें बताई हैं इसी में से ही सर्टेन क्वेश्चन बनते हैं। बार बार जो क्वेश्चन दिया, चाहे वो क्लोरोफॉर्म वाला था, डाइक्लोर में था, मास दिए हुए थे, मोलर मास करके x1 x2 y टोटल कर दिया भाई, हो गया कि नहीं हो गया? चाहे अगला क्वेश्चन था फिर से मासेस दिए हुए थे, उससे अगला क्वेश्चन था लास्ट वाला आज जो हमने कराया उसमें भी मासेस दिए हुए थे, बस इस बार P टोटल दे दिया और P1 नॉट आपसे पूछ लिया। तो दिक्कत लगी तो मुझे बताओ, क्लियर है इसका? तो टॉपिक डन मानू भाई कि तुम्हें समझ में आ गया? इससे पहले हेनरीज सबको क्लियर था और ये वाला क्लियर है। हेनरीज के न्यूमेरिकल नहीं करे, वो लास्ट में बताऊंगा, लेकिन इसके न्यूमेरिकल करा दिया मैंने आपको। क्लियर होता है? आज इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट में करेंगे। आप बच्चे 1 मिनट रुक के जाना, आपको कुछ बताऊंगा।